नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र एकांकी संग्रह में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नया पुराना कहानी की चर्चा हम कर रहे थे। पूर्व के अंश में हमने दो पात्रों के बारे में बातचीत का विश्लेषण किया था, रविदत्त और देवचंद। रविदत्त आधुनिक युग के छल प्रपंच, धोखे, बेईमानी, लालच की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तित्व है, तो देवचंद मानवीय सद्गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व का धनी है। वह सामान्य और गरीब प्राइवेट स्कूल का अध्यापक होते हुए भी लालच में आकर किसी भी तरह से धोखा या विश्वासघात करने के लिए तैयार नहीं है। रविदत्त उसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से देश की राजनीति, राष्ट्र प्रतिष्ठा आदि बड़ी बड़ी संस्थाओं को चलाने वाले लोगों के बारे में चर्चा करते हुए विश्वास में लेना चाहता है कि आज छल प्रपंच के बिना कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन देवचंद अपनी बात को रखते हुए अडिग है कि वह किसी भी तरह से थोड़े से पैसों के लिए धोखा नहीं करेगा। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रविदत्त फिर भी अपनी बात को बार बार रखता है कि जिस लिली की माँ ने तुम्हारे पास विश्वास करते हुए बिना किसी लिखा पढ़ी के गहने रखे हैं, वह वास्तव में बिल्कुल मूर्ख है और उसकी मूर्खता के जवाब में तुम भी उन गहनों को लौटाकर मूर्खता ही करोगे। लेकिन देवचंद उन सारे तर्कों को जवाब देते हुए कहता है कि जिस समय आवश्यकता पड़ने पर रानी हार तुमने उपयोग के लिए मांगा था, तो भी मैंने यही जवाब दिया था कि जिसकी वस्तु है उससे हमें अनुमति ले लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी जिस तरह से लिली की माँ पर देवचंद ने विश्वास किया, उसी तरह से रविदत्त पर विश्वास करते हुए उसे थोड़े समय के लिए वो रानी हार पहनने के लिए दे दिया था। रविदत्त के मन में अब पूरी तरह से बेईमानी व्याप्त चुकी है और वह तर्क देता है कि अगर यह गहने उसके स्वयं के पास होते तो उसका पति कब का उसे ठिकाने लगा चुका होता। ऐसी स्थिति में अगर तुम उसके साथ छल करते हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देवचंद किसी भी तरह से उसकी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आक्रोश में आकर वह उसकी सारी बातों का विरोध करता है कि तुम जिनके उदाहरण दे रहे हो उनकी बदनीयती और बेईमानी किसी भी तरह से मैं अपनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और वह पुनः बहस करते हुए बार बार अपनी बात पर अड़ा रहता है कि किसी भी तरह से लिली की माँ के गहने वापस लौटाना मूर्खता की बात है। देवचंद
रविदत्त से स्पष्ट रूप से कहता है कि जिन लोगों के साथ से कमल नामक उस व्यक्ति के साथ रहते हुए तुम गलत आदत में फंस गए हो और अब मुझे भी तुम उसी राह पर चलने के लिए लालायित करना चाहते हो, लेकिन मैं किसी भी तरह से उस गलत रास्ते पर नहीं चलूँगा। छोटी छोटी चीज़ों के लेकर जो व्यक्ति दुकानदार से बेईमानी कर सकता है, तो बड़े लोगों से तो वह कितने छल प्रपंच करता होगा, लेकिन वह छोटे छोटे व्यक्ति कितने मजबूरी में आकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन रविदत्त इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि कोई व्यक्ति इस तरह से अगर छोटे पैसे लेकर वापस नहीं करता है तो वह किसी भी तरह से बेईमान है। कमल नामक पात्र के द्वारा आज के सामाजिक जीवन में पनप रहे भ्रष्टाचार और स्वार्थ भावना पर लेखक ने व्यंग किया है कि व्यक्ति कितना भ्रष्ट होता चला जा रहा है कि दूसरों से ली गई अमानत की वस्तुओं को या वायदा करके खरीदी गई वस्तु में धोखा, छल, कपट और फरेब करते हुए वह उन पैसों को लौटाना नहीं चाहता और देवचंद, क्योंकि उसने उसे वह वस्तु दिलाई है, अपने पास से इन पैसों को चुका देता है और वह इस बात के लिए तर्क देता है कि अगर तुम मुझे यह कहते हो कि मैं प्रगतिशील नहीं हूँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रगतिशील होने का मतलब भ्रष्टाचारी होना कदापि नहीं होता और मैं स्वार्थों की पूर्ति के लिए कभी भी प्रगतिशील कहलाना पसंद नहीं करूँगा। बार बार कहने के पश्चात भी रविदत्त उसे यही कहना चाहता है कि तुम हर तरह से असफल व्यक्ति हो और तुम्हारे भाग्य में असफल रहना ही लिखा है। लेकिन देवचंद इस बात को स्पष्ट करता है कि धोखा देकर वह किसी भी तरह से अपनी मानसिक शांति को खोना नहीं चाहता है और रविदत्त यह सिद्ध करना चाहता है कि बेईमानी ना करने की बात कहना देवचंद जो है उसकी मजबूरी है। वास्तव में वह कमज़ोर व्यक्ति है और भय के कारण वह इस वस्तु को लौटा देने के लिए तैयार है, अन्यथा उसे भी पैसों की आवश्यकता है। देवचंद बड़ा दुखी होकर इस बात को वापस तर्क देते हुए कहता है, उसे दुख होता है कि अकारण ही उसके मन में किसी तरह की बेईमानी नहीं है, फिर भी वह लिली की माँ के सामने विश्वासघाती बन जाएगा, क्योंकि रानी हार जो है वह रविदत्त के पास है और बहुत प्रयास के बाद भी वह उस रानी हार को लौटा नहीं रहा है। इस बात को कहते हुए वो पुनः दुखी होकर कहता है, तो क्या तुम सचमुच रानी हार नहीं दोगे? देखो, इतने दिनों में हम इस मकान में इकट्ठे रहते आ रहे हैं, किसी दूसरे को यह भी नहीं मालूम हुआ कि हम संबंधी नहीं हैं, केवल मित्र हैं। अब हमें भाई भाई समझते हैं, दुख में सुख में हमने एक दूसरे का साथ दिया है। किसी तरह का झगड़ा, किसी तरह की लड़ाई हमारे संबंध को नहीं तोड़ सकी। तो क्या तुम इस कमबख्त रानी हार को 10 वर्षों की मित्रता के बीच एक भयानक खाई बना दोगे? उपेंद्रनाथ अश्क ने इस रानी हार को मुख्य मुद्दा बनाते हुए बड़ी तकलीफदेह हृदय की स्थितियों का चित्रण किया है कि एक छोटे से रानी हार के लिए रविदत्त की नीयत
खराब हो गई है और वह उस दूसरे की अमानत को लौटा नहीं देना चाहता है, लेकिन देवचंद हर हाल में उस हार को लौटाना चाहते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि मकान मालिक होते हुए भी उसने कभी भी रवि दत्त के साथ किराएदार जैसा व्यवहार नहीं किया है और उनकी प्रेम और मित्रता के कारण लोग बाग यही समझते हैं कि ये आपस में संबंधी हैं। एक दूसरे का साथ देने वाले व्यक्ति इस छोटे से हार के लिए आज सारे संबंधों को लुटाकर अपनी मित्रता को तोड़कर शत्रुता में बदलना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ लालच के कारण। इस अंश में लेखक ने संसार के कटु सत्य पर व्यंग किया है कि आज का मनुष्य लालच में इतना अंधा हो गया है कि वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रेम और विश्वास के संबंधों को लालच की आड़ में क्षण भर में ही तोड़ देना चाहता है और इसके कारण से चाहे आपसी मित्रता शत्रुता में ही क्यों ना बदल जाए। इस तरह से सारी बहस चलती रहती है, लेकिन रवि दत्त किसी भी तरह से अपनी बात से दूर नहीं होना चाहता। उसकी नीयत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसी समय देवचंद की पत्नी प्रतिमा का आगमन दिखाया गया है और उसे हैरानी होती है कि हमेशा कॉलेज जाने की जल्दी करने वाला, समय पर पहुंचने वाला, नियमबद्ध उसका पति आज किस तरह से देर हो जाने पर भी स्कूल जाने के लिए तत्पर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रतिमा प्रयास करती है कि वह तुरंत तैयार हो जाए और अगर उसे खाने देरी हो रही है तो वह चाबियां भिजवा दे। देवचंद मानसिक स्थिति से बड़ा बेबस और मजबूर दिखाई दे रहा है। बेचैनी उसके हृदय में व्याप्त हो गई है और उसी परेशानी और बेचैनी में वह हर तरह से स्कूल जाने के कार्य को छोड़कर कमरे में ही घूमने लगता है। उसकी पत्नी उसके इस व्यवहार को हैरानी से देखती है और परेशान होकर पूछती है कि ऐसा क्या कारण है कि जिस वजह से उसका पति आज इतना परेशान हो रहा है। बार बार पूछने पर देवचंद अपनी पत्नी को बताते हैं कि किस तरह से उसका विश्वसनीय मित्र आज उसे मुसीबत में डाल गया है और वह अपनी पत्नी को बता देता है कि किस तरह से आज वह अपने दोस्त के सामने चंद्रहार की वजह से मजबूर हो गए हैं और वो किसी भी तरह से उस हार को लौटाने के लिए तैयार नहीं है। प्रतिभा अपनी सहज नारी सुलभता के साथ जवाब देती है कि शादी को कम समय हुआ है, इस वजह से वह शायद अपनी पत्नी से नहीं मांग पा रहे होंगे और तुम यह कहना चाह रहे हो कि उसका दिल बेईमान हो गया है, वह अमानत में ख़यानत करना चाहता है और वह भी एक बार परेशान हो उठती है कि रवि दत्त इस तरह की सलाह क्यों देना चाह रहा है। प्रतिमा उनकी बातों को सुनते हुए अपनी नारी सुलभ बातचीत उनके सामने रखती है कि शंका स्त्री के हृदय में बहुत तीव्रता से जगह बना लेती है और विशेष रूप से जब दूसरी ओर कोई नारी पात्र उसके सामने होता है। वह अपना तर्क देती है कि ऐसा क्या कारण है कि लिली की माँ सिर्फ तुम पर विश्वास करती है और उसने तुम्हें यह पैसे दिए।
कहीं तुम्हारे उसके साथ गलत संबंध तो नहीं है। और आपस में दोनों पति पत्नी में बहस होती रहती है कि किस तरह से आपसी अविश्वास के कारण बहस बढ़ती चली जा रही है और वह अमानत में बेईमानी ना करने की वजह से देवचंद का जीवन एक तरफ अपने मित्र के कारण कठिनाइयों में उलझ गया है तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी भी उन पर अविश्वास करने लगी है। इसी अंश में कई बार आदमी अपने मित्रों से अपने लिए कुछ नहीं कह सकता, यद्यपि दूसरों की सिफारिश करना उसके लिए सुगम होता है। और इसीलिए मैंने इनमें से किसी गहने को हाथ नहीं लगाया, तुम्हारे हाथों से एक चूड़ी नहीं रही, तुम्हारे कानों में एक फूल नहीं रहा। मैंने तब भी यह सब कुछ सह लिया, लेकिन मुझे यह स्वीकार नहीं कि किसी मेले तमाशे या त्यौहार पर तुम इन अमानत के गहनों में से एक छोटी तीली तक भी पहनो। तुम दयानतदारी की मतलब नहीं समझती। इसमें उपेंद्रनाथ अश्क जी ने कहने का प्रयास किया है कि किसी भी तरह से मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। दोनों पति पत्नी में इस आभूषण के कारण आपस में गलतफहमी उत्पन्न हो गई है और प्रतिमा भी उनको ताने सुना रही है। देवचंद का मित्र जहाँ रानीहार नहीं लौटाना चाहता, वहीं उनकी पत्नी के मध्य यही कारण कलह का रूप ले लेता है और वह कहती है कि तुमने अपने मित्र पर विश्वास करते हुए इतना भारी गहना दे दिया और मुझे तो तुमने एक तीली भर वस्तु को भी हाथ नहीं लगाने दिया। और वह इस बात का तर्क देती है कि मनुष्य ज़रूरत पड़ने पर मित्रों की सहायता लेने हेतु नहीं कहता, लेकिन सहायता करने के लिए सरलता से अपने मित्रों को सहायता दे देता है। या जीवन के एक तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि आपसी मित्रता में हम कई बार सहायता मांगने के लिए तो पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमारे मित्र को दुख पहुंचेगा, लेकिन अगर हमारा मित्र कहीं कठिनाई में होता है तो बड़ी सरलता के साथ हम उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस बात को देवचंद तर्क देकर कहते हैं कि इसी विश्वास के कारण, मित्रता के कारण अपनी पत्नी को वह बिना गहनों के देख सकता है, लेकिन मित्र की आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना कोई गलत बात नहीं है। तुम मेरे इस विश्वास और ईमानदारी को क्यों नहीं समझ पा रही हो। यहाँ लेखक ने देवचंद के ईमानदार और आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि उन्होंने अपने मित्र की सहायता और तक देखते हुए, सहायता करते हुए उसका काम निकालने के लिए जहाँ इतना बड़ा हार उसे बड़ी आसानी से दे दिया, वहीं अपनी पत्नी की गरीब और दयनीय स्थिति को देखकर भी उनके मन में जरा सा भी लालच उत्पन्न नहीं हुआ है, जबकि उनका मित्र बराबर उन्हें उस लालच के प्रति प्रेरित कर रहा है कि वे उन सारे गहनों को दबा जाएं और जिससे उन्हें भी वह हार लौटाना ना पड़े। मनुष्य अपने मित्रों से सहायता दूसरों के लिए तो सरलता से मांग लेता है, लेकिन स्वयं के लिए कुछ कहने में अपने आप को समर्थ नहीं पाता है। आज हम इस अंश तक की व्याख्या को देखेंगे और अगली व्याख्या को हम अगले व्याख्यान में रखते हुए प्रयास करेंगे कि इस एकांकी को पूर्ण कर पाएं। मुश्किल ये है
कि पुस्तकें आपके पास नहीं हैं और पढ़ाने में कठिनाई होती है, लेकिन पुस्तक की एक कहानी को आपके सामने प्रयास करते हुए स्पष्ट करने की संभावना मुझे दिखाई देती है कि एक बार आप इस अंश को, मैं यद्यपि बीच बीच में से व्याख्या कर रही हूँ, लेकिन इस पृष्ठ से एक पृष्ठ पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ तक आपको पहुँचा पाती हूँ।